हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग सभी? चलो भाई, हम एकदम बढ़िया। राधे राधे। ओमकार, अमन, सौरभ, अमिता, त्रिभुवन, उदित, सुरेश, टाइगर और घनश्याम, अमन, पूजा, क्रेजी, सेम, सीमा, अमिता, शिवानी, रश्मि, भारती, चेतन, नीलेश, भगत। चलो, सब एकदम बढ़िया। हम्म। हम एकदम मस्त हैं भाई, एकदम बढ़िया है। आप बताओ क्या हाल है? ठीक है। सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे। राम राम। जय श्री महाकाल। भारत माता की जय। देखिए भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति। अब आपको पता है कि क्षेत्रमिति को इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन दो प्रकार का होता है, दो हिस्सों में बटा है। एक होता है मेंसुरेशन 2D, एक होता है मेंसुरेशन 3D। 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो अगर हम बात करें वर्ग की, आयत की, वर्ग की, है ना, इसके अलावा त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब 2D कहलाते हैं। अगर गोला, बेलन, शंकु, घन, घना, पिरामिड, प्रिज्म, इन सब की बात करें तो ये 3D कहलाते हैं। तो काफी बड़ा चैप्टर है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने YouTube पर, अगर आप इसको सर्च करोगे तो लगभग 12-13 दिन लगातार इसको मैंने पढ़ाया था। अपनी जो मैथ्स वाली चैनल है, आदित्य पटेल मैथ्स, या आप आप तो YouTube पे सर्च कर लेना मेंसुरेशन बाय आदित्य पटेल। आपको हाईएस्ट व्यूज वाला वीडियो अपना ही मिलेगा पूरे YouTube पर। मेंसुरेशन का मिलियंस में इसके व्यूज हैं। और उसके पीछे कारण है कि इसको बहुत बेसिक से, मतलब मैंने उसमें यह तक बताया कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ऐसी कई चीजें बताई हैं जो आप बचपन से रटते आए हो, लेकिन आपको उसका कारण ही नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं। वो सब उसमें समझाया हुआ है। तो आप एक बार सर्च करिएगा, 12-13 लेक्चर्स में पूरा पिरामिड, प्रिज्म सब पढ़ाया है। आप उसको देख सकते हैं। आज हम उतना डिटेल में और सारी चीजों को नहीं देख सकते, हम इसका बस एक अंश देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले त्रिभुज से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे। ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फॉर्मूले याद होंगे त्रिभुज के। त्रिभुज में भी बहुत चीजें होती है। त्रिभुज के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं। अगर मैं त्रिभुज का बेसिक ही पढ़ाने जाऊं तो 2 घंटे का होता है। तो बहुत नॉर्मल जो आए हुए सवाल हैं वो हम करेंगे, बेसिक सीखेंगे, बेसिक चीजें बताऊंगा भी, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल की मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मुझे यह बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि अगर आपको मैं कहूं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप बोलो पता ही नहीं हमें तो कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, हाइपोथेनियस सबसे बड़ा होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। इन इंग्लिश इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो 4 प्रकार के त्रिभुज हैं। फिर उनके अपने सूत्र हैं, उनके क्षेत्रफल से जुड़े हुए प्रश्न हैं, काफी सारी चीजें, लेकिन बहुत बेसिक बातें मैं आज आपसे करूंगा। और त्रिभुज पर ही मुझे लगता है कि हमारा लगभग आज का समय निकल जाएगा, और अगर बचा तो हम और भी प्रकार के प्रश्न करेंगे। लेकिन सारे हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो हाल ही की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न करेंगे। और ये हमारा अमृत बैच का एक और डेमो सेशन है। डेमो तो क्या है, मैं तो आपको रोज ही पढ़ा रहा हूं। डेमो तो लिखने का है, बाकी पढ़ तो हम अच्छे से रही हैं रोज। लेकिन हाँ, अमृत बैच में आज एडमिशंस क्लोज होने वाले हैं। एडमिशंस मतलब जो ऑफर है वो खत्म होने वाला है। 799 में जो रेलवे का बैच आपको मिल रहा है उसका आज अंतिम दिन है। 4 घंटे आपके पास बचे हैं, आप चाहें तो जुड़ जाइएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं भाई। कुछ चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब ये देखिए, त्रिभुज में जो अभी मैंने कहा, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। फिर चतुर्भुज में वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीजें होती है ना। तो हम सबसे पहले त्रिभुज से शुरू करेंगे और ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। समय बचा तो हम चतुर्भुज पे चलेंगे। तो आपके सामने एक चार्ट है फॉर्मूले का, इसको सब लोग अच्छे से देखिए और बताइए कि इसमें से आपको क्या क्या याद है। जैसे हम सबसे पहले यहां पर सारे त्रिभुज के बारे में समझ लें। देखो, वर्ग है। पहले तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि क्षेत्रफल और परिमाप का मतलब क्या होता है। देखो, फॉर्मूला याद होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका मतलब पता होना, कि क्षेत्रफल मतलब क्या और परिमाप मतलब क्या, एरिया मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब क्या। पहले तो ये पता आपको होना चाहिए, तभी कुछ और कर पाओगे।
कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है, और अभी आप पढ़िए, मैं कुछ देर में सारी चीजें आपको बता दूंगा, है ना। एक बार जल्दी से देखते हैं, और पहले मैं आपको समझा दूं, फिर मैं इस प्रकार से गायब होकर आपको सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से भी दे दूंगा, है ना। तो अभी आप देखिए एक बार, जैसे हम सबसे पहले वर्ग की बात करें तो वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई भी आकृति, कोई भी वस्तु कितना क्षेत्र घेर रही है, कितना एरिया कवर कर रही है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई में कितनी जगह घेरी, वो क्षेत्रफल है। परिमाप, परिधि कभी भी आता है इसका सिंपल मतलब याद रखें, बाउंड्री, किसी भी चीज की बॉर्डर, उसकी सरकमफेरेंस, उसकी परिधि। तो अगर त्रिभुज की परिधि कहें, त्रिभुज का परिमाप कहें, आप याद रखें कि उसकी टोटल बॉर्डर, अब त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, तो तीनों भुजाओं का योग। चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होंगी, चारों भुजाओं का योग। तो जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उसे परिमाप कहते हैं। एक भुजा ए है तो 4 भुजा क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आयत की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई चौड़ाई, और परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, है ना, अगर कॉमन हम त्रिभुज के प्रकार पे ना जाए, आपसे अगर कोई बस इतना कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप बड़ी आसान भाषा में कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। सभी त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल काम करता है। अगर आपको किसी भी त्रिभुज का आधार पता है और उसकी ऊंचाई पता है तो आप उसका क्षेत्रफल पता लगा सकते हो। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बस सिंपल हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। और परिमाप का मतलब मैंने आपको बताया, तीनों भुजाओं का योग। अगर किसी त्रिभुज की आप तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो वो परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। अगर आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, विषमबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ऑल 3 साइड्स आर नॉट सेम, या ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डिफरेंट, है ना, सब अपने आप में यूनिक हो, अलग हो, है ना। तो इसके लिए आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोज का सूत्र आपने याद करा था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अंडर रूट होता है। परिमाप मतलब तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों भुजाओं का योग। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, एक भुजा अलग हो, समद्विबाहु, 2 बाहु बराबर हो, 2 भुजा बराबर हो और एक अलग हो, ठीक है। तो इसका आप हीरोज से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो हीरोज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं तो b/4, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे a का मतलब जो 2 भुजाएं बराबर है और b मतलब ये, तीनों भुजाओं को आप जोड़ दोगे। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। √3/4 a स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, मैंने आपको बनाकर बताया, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, है ना। कर्ण, आधार, लंब, कर्ण सबसे बड़ा होता है हमेशा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 है यही, बेस इंटू हाइट, लंब और आधार, लंब मतलब हो गया ऊंचाई, आधार मतलब हो गया उसका बेस, है ना, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो वही है लंब और आधार, और परिमाप क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे। फिर इसके बाद चतुर्भुज है, तो अभी चतुर्भुज पे नहीं जाते, पहले हम त्रिभुज के प्रश्न कर लें, समय बचा तो चतुर्भुज के फॉर्मूले डिस्कस करके हम चतुर्भुज के प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो पहला सवाल है, और मैं चाहता हूं कि सारी जनता जो भी इस समय लाइव है सब लोग इसका आंसर दें, शायद मुझे कुछ इसमें बताने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः 3.2 मीटर और 75 सेंटीमीटर हो। हम जानते हैं कि भाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं यहां पे कहूंगा कि 1/2 हो गया,
आधार ऊंचाई दोनों दिया हुआ है, एक आपको 3.2 मीटर दिया है, एक आपको 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। क्योंकि आपसे पूरा प्रश्न मीटर में पूछा है, जबकि यहां पे आप ध्यान से देखें तो एक चीज मीटर में है, एक चीज सेंटीमीटर में है, तो ये तो गलत है ना। एक मीटर में एक सेंटीमीटर में है, ये तो बड़ी गलत बात है। सेम होना चाहिए। तो आप या तो क्या, मीटर में अगर आंसर देना है तो सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं क्या, तो आप इसको अगर 100 से भाग दे देंगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लें, एक ये हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। 2 से अगर आपने इसको कैंसिल करा तो ये 16 हो जाएगा। 16 पंजे 80, 112। देखो 16 पंजे 80, 16 इंटू 7 112, 8 120, 120 यानी 1.2, तो 1.2 स्क्वायर मीटर ये आपके प्रश्न का आंसर होना चाहिए, 1.2। कोई कंफ्यूजन, डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो बिंदास पूछिए। हाँ, बार वाले प्रश्न में पढ़ा दूंगा, है ना, ठीक है। लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा मैथ्स फाउंडेशन में आपको अंशु। ठीक, क्लियर है सभी को। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बस मैंने गुणा किया है, ये 1200 आ जाएगा। आप उसमें 1000 का भाग देंगे, 1.2 स्क्वायर। और याद रखिए कि क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में चलती है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में चलता है, आयतन हमेशा क्यूब में चलता है, आयतन वॉल्यूम हमेशा घन में चलता है। हाँ, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 और 3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई इस अनुपात में आधार का अनुपात बताइए। देखो दो त्रिभुज हैं भाई, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर दो त्रिभुज हैं तो दोनों क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो दोनों के बेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 1/2 तो कॉमन होगा, 1/2 तो कॉमन होगा। आपसे कहा है कि उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उनकी ऊंचाई दी हुई है, उनका आधार पता लगाइए। मुझे आप ये बताओ कि अगर क्षेत्रफल में ऊंचाई यानी हाइट का भाग दे दूं तो क्या मुझे आधार पता चलेगा? अगर क्षेत्रफल में हाइट का भाग दे दूं तो क्या मुझे उनका आधार यानी बेस पता चलेगा? आप कहेंगे हां सर, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 है तो दूसरे का 3 है, एक की ऊंचाई 5 है तो दूसरे की 7 है। बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया, तो दोनों के आधार का क्षेत्रफल कितना है? आधार का क्षेत्रफल है 7:3, 7:3। एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल है ये, एसएससी सीजीएल आया। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 5 है, इसका क्षेत्रफल 3 है, इसकी हाइट 5 है, 7 है। तो जब आप क्षेत्रफल में ऊंचाई का भाग दे दोगे तो क्या बचेगा? आधार। और यही आपसे पूछा है, आधार ही आपसे पूछा है, बस सॉल्व कर लिया, 7 और 3 आंसर आ गया। चलें आगे। अर्जुन एक टॉपिक हो जाने दो, फिर मैं मिलूंगा आपसे बैच में। अजय पढ़ लो, उसको आ जाएगा समझ में। देखो भाई, समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में कहेंगे इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हो, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 168 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखना ये हो गया, ये आ गया आपका √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ए मतलब क्या है, भुजा। भुजा कितनी है 168, क्योंकि स्क्वायर करना है यानी इसको 2 बार सॉल्व करना है। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करूं तो ये 42 बार कैंसिल होगा। और देखो 8 दूनी 16 का 6, मतलब आपके पास जो भी आंसर आए आखिरी में 6 आएगा। और भला हो प्रश्न बनाने वाले का कि आखिरी में 6 एक ही ऑप्शन में है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी और ऑप्शन में इकाई अंक 6 होता तो पूरा पूरा गुणा करना पड़ता, पर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। ठीक, कूपन कोड कोई अप्लाई नहीं करना है प्रियंका जी, उसमें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है सब कुछ। ठीक है भाई, 8 दूनी 16 का 6 और 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने आपके लिए एक बहुत कमाल की चीज प्लान करी है इस संडे। इस रविवार मैं 8 बजे लाइव आऊंगा। कब आऊंगा मैं आपको पता ही है, मैं आऊंगा तो 8 बजे ही आऊंगा, है ना। तो इस रविवार रात को 8 बजे यूट्यूब पे मैं लाइव आऊंगा और एक सवाल आपके मन में होगा कि 2024 में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, है ना। बहुत कमाल का सेशन मैं कर रहा हूं। 2024 में कंफर्म एग्जाम्स, कंफर्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं कि जो भर्तियां आएंगी ही आएंगी, जिनका कैलेंडर जारी हो चुका है और जो आएंगी ही आएंगी, उनकी मैं बात करूंगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2024 में कम से कम ऐसे 12 से 15 एग्जाम्स है जो होना ही होना है। तो उन सब एग्जाम्स को मैं मंथ वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से महीने में कौन सी वैकेंसी आ रही है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। यह सेशन में लेकर आ रहा हूं इस रविवार रात 8 बजे। ठीक है, और आपको अगर मैं तारीख बताऊं तो तारीख यानी आज से 3 दिन बाद 3 मार्च को, कब आने वाला है यह सेशन, 3 मार्च को। तो आप इससे जरूर जुड़िएगा। 3 मार्च रात 8 बजे बहुत काम का सेशन है। आने वाली सभी सरकारी भर्तियां और 10वीं वाले, 12वीं वाले, ग्रेजुएट वाले सबके लिए कौन कौन सी भर्तियां हैं मैं सब बताऊंगा कि किसको कौन भर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या है और पूरे साल भर में कौन सी भर्ती आने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये काफी काम का सेशन रहेगा। आपको एक टारगेट दिखेगा कि हमें 2024 में कौन कौन सी परीक्षाओं को टारगेट करना है ना। चलिए, एक अंतिम जानकारी और बता दूं, आज और आखिरी दिन है, फिर कल से आपको ये सब नहीं सुनना है। रेलवे फाउंडेशन बैच का आज आखिरी दिन है। एडमिशन तो आप बाद में भी ले पाओगे, लेकिन ये फीस आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो आज अंतिम दिन है। अगर आपको जुड़ना है, रेलवे की एग्जाम की आपकी साल भर की तैयारी आपको करनी है कि इस साल कोई भी रेलवे की वैकेंसी आए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, सब कुछ, तो उनका पूरा सिलेबस आपका कवर हो, जिसकी फीस ओनली 799 है। बट ये 2 वैकेंसीज टेक्निकल है, उसमें टेक्निकल सिलेबस कवर नहीं होगा। बाकी तो ग्रुप डी, एनटीपीसी, CVT1, CVT2 सब कुछ कवर होगा। तो ये आप जुड़ सकते हो। 11 टीचर्स की आपको शानदार टीम इसमें मिलेगी, सारी सुविधाएं, लाइव क्लासेस, बाद में देखने के लिए रिकॉर्डेड, मॉक टेस्ट, नोट्स, मटेरियल, सब कुछ। आप चाहते हैं कि इसमें मैथ्स का कंप्लीट बैच भी आपको फ्री मिल जाए, तो मात्र 999 रुपए में पूरा रेलवे फाउंडेशन और पूरा मैथ्स फाउंडेशन दोनों आपको इसमें मिलेंगे। आज आखिरी दिन है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, जो फीस है वही एप्लीकेशन पे दिखेगी और उसी में खरीदना है ना। और जो क्लासेस 2-3 दिन की हो चुकी है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी, कल से लाइव देखो। इन केस लाइव नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड क्लास बाद में कभी भी कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है, और अगर सिंगल मैथ्स का कोर्स लेना है, ओनली मैथ्स पढ़ना है, तो 599 में मिल जाएगा। और कल से ही आप देखेंगे सब चीजों की फीस बदल जाएगी। फिर कई लोग बाद में आते हैं, सर हमें तो लगता था कि शायद नहीं बदलेगा, तो भाई कल बदल जाएगा, फिर मत बोलना कि फीस बढ़ गई है ना। वैसे ही हम 2-3 दिन बढ़ा चुके हैं। अगर आपको इंदौर आके ऑफलाइन तैयारी करनी है रेलवे की, तो इसका नया बैच 12 मार्च से चालू हो रहा है। रेलवे फाउंडेशन ऑफलाइन हम लेकर आ रहे हैं 12 मार्च से इंदौर में, भवरकुआ सेंटर पर। तो आप चाहते हैं, आपके कोई भी भाई बंधु है, आप उन्हें भेज सकते हैं। 1 बैच फॉर ऑल रेलवे एग्जाम्स, है ना। बाकी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। और महिला पर्यवेक्षक का नया बैच 799 रुपए में 6 मार्च में से चालू हो रहा है। सारी लाइव क्लासेस शानदार तरीके से आपको मिलेगा। चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जरा देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ,
ठीक है। देखो YouTube की क्लास और भाई बाकी क्लासेस, ऐप की क्लास में अंतर होता है ना, वहां टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, जीरो लेवल से। अब पूरे 35 चैप्टर्स हैं, तो YouTube पे आपको पूरे 35 चैप्टर्स तो पढ़ाना ही पॉसिबल नहीं है। एक चैप्टर 10-10 दिन चलता है, यहाँ एक चैप्टर हम एक ही दिन पढ़ा पा रहे हैं। तो बहुत अंतर है YouTube और एप्लीकेशन में, है ना। प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, सारी चीजें सिस्टमेटिक मिलती हैं। एप्लीकेशन पे रेगुलर क्लासेस होती है, यहां कभी काम आ गया तो फिर छुट्टी करनी पड़ जाती है। तो यूट्यूब पे कोर्स नहीं हो सकता, यूट्यूब पे केवल प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे ना, टेक्निकल नहीं कवर होगा इसमें। किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 है, दूसरी भुजा की लंबाई 12 है, उसका परिमाप 34 है। देखो, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर एक भुजा 15 है, एक भुजा 12 है, तो बताओ तीसरी भुजा क्या होगी भाई, है ना। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। मैंने पहले ही कहा था कि तीनों भुजाओं का योग कितना है, तो इन्होंने कहा है 34। फिर आपसे क्या कहा, एक भुजा 15 है, एक भुजा 12 है, तो तीसरी भुजा बताइए। तो देखो, 34 में से 15 और 12 यानी 27 गया, तो क्या आपके पास 7 बचा। यानी मुझे तत्काल पता चल गया कि तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा 7 है, तीसरी भुजा 7 है ना। अब आगे चलते हैं। अब ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। हमें अब यह तय करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि हमें यह तो पता नहीं कि इसमें आधार क्या है, ऊंचाई क्या है। तो यह कहलाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, इन इंग्लिश स्केलिन ट्राइंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। स्कूल के जमाने की कुछ ही चीजें याद हैं, उनमें से यह फॉर्मूला एक है ना। बहुत कम चीजें हमें स्कूल की याद है, लेकिन यह वाला फॉर्मूला बहुतों को याद होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो। अब सवाल उठता है, एस क्या होता है। कई लोगों ने पूरी स्कूल की जिंदगी निकाल दी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि एस को इंग्लिश में या हिंदी में क्या कहते हैं। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। एस मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना है 34, इसका आधा करेंगे तो एस की वैल्यू क्या मानी जाएगी, एस की वैल्यू 17 मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। सबसे पहले लिखो एस, एस मतलब क्या आ जाएगा 17। अब 17 में से एक बार 15 गया तो बचा 2, 17 में से 12 गया तो 5, 17 में से 7 गया तो 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। आया, ठीक है। चलो, यहां ध्यान से देखिए, 5 का दुगना 10, 10 का 10 में गुणा करोगे तो 100, तो यह आ जाएगा 17 इंटू 100। 100 किसका वर्ग होता है भाई, 10 का, तो यह आ जाएगा आपका 17। तो 10, 17 ये हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जीडी का 2023 का आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, हमने क्या करा, 17 में से 15 घटाया, एस माइनस ए, 17 में से 12 गया, 17 में से 7 गया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो द आंसर इज 10 रूट 17, 10 रूट 17। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 है, दूसरी दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 है। त्रिकोण की परिधि, परिधि और परिमाप एक ही शब्द है, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। मैं चाहता हूं एक बार आप सब लोग इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में मत पूछना ये कैसे आया और वो कैसे आया।
ठीक है। देखो आपको पता है कि परिधि यानी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना है 20 है। एक भुजा की लंबाई 5 है, दो भुजाओं के बीच का अंतर यह है। भाई मान लो एक भुजा की लंबाई 5 है, तो अगर 20 में से एक 5 है तो बचा कौन, बी और सी, इनका योग कितना आ जाएगा 15। और बची हुई दोनों भुजाओं का अंतर कितना है, 1 है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो प्रश्न में बोला है वही किया है। दो भुजाओं का अंतर 1 है और उनका योग 15 है ना। और आपसे पूछा गया है कि बताइए उनका क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर है। चलो देखो त्रिभुज का पहले तो भुजाएं पता करें। एक भुजा तो 5 है, अगर एक भुजा 5 है तो आप यूं ही मुझे सोचकर बता दो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनमें अंतर 1 का हो, जोड़ने पे 15 आ जाए। तो आप तत्काल कहेंगे सर एक 7 ले लो, एक 8 ले लो। 8 और 7 15, किसी को भी कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा। 8 और 7 15, 8 में से 7 गया 1, तो मुझे पता चल गया कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी है, 5 8 और 7। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फिर वही करना पड़ेगा, एस मतलब अर्ध परिमाप। तो पहले तो आप करोगे 20 का आधा, जो कितना होता है 10, है ना। तो आप लगाओगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अंडर रूट। तो एक हो गया आपका 10, 10 में से 5 गया, 10 में से 8 गया और 10 में से 7 गया। सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। ठीक है, देखो हमें बाहर निकालना है अल्टीमेटली इसमें से। तो 5 का दुगना 10 और 10 100, वापस से वही हो जाएगा 10 और अंदर रह जाएगा 3। तो 10√3 विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। 10√3 आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। एक समकोण, देखो टाइप थोड़ा चेंज हुआ है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, लंब इतना है तो आधार कितना। बहुत आसान प्रश्न। ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज, एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। आपको दिया है कि क्षेत्रफल कितना है 42 है, आधार कितना है भैया, आधार आपको नहीं पता। ऊंचाई कितनी है यानी लंब क्या है, लंब 10 है ना। लंब कितना है 10 है। तो बस सॉल्व कर लो। 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा 42 दूनी 84 यानी 8.4 बार। 8.4, 8.4 आपका आंसर है। क्लियर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले का यूज करना था। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो आपको सबसे पहले तो एक चीज पता होनी चाहिए जिसका नाम है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है सेट ऑफ नंबर्स जो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे। जैसे मैंने यहां पे कहा 5 12 और 13,
ये एक ट्रिपलेट है। कर्ण हमेशा बड़ा होगा, तो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर होगा 13 के वर्ग के। 5 का वर्ग हो गया 25, 12 का वर्ग हो गया 144, 13 का वर्ग हो गया 169। इनको जोड़ोगे तो भी 169, इनको जोड़ोगे तो भी 169। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे, उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रिपलेट कहते हैं, है ना भाई। जैसे मैं आपको और बताऊं तो एक हो गया 8, 15 और 17, एक हो गया 9, 40 और 41। तो ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है। और आपको अगर ट्रिपलेट को और गहराई में पढ़ना है तो इसको मैंने अलग से टॉपिक की तरह पढ़ाया है। आप सर्च करिएगा ट्रिपलेट बाय आदित्य पटेल, आपको वीडियो मिलेगा, है ना। तो ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्या आया है 5, 12 और 13। 5, 12, 13 अगर इन तीनों भुजाओं से आप कोई त्रिभुज बनाएंगे तो वो निश्चित रूप से क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। और सबसे बड़ी भुजा ही हो गई। अब 5 और 12 कोई भी हो, 90 अंश के सामने 13 ही आएगा। कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, ये याद रखना। तो आपसे कहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वो कौन सा त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। हालांकि यहां पे हमें इतनी भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं। भाई एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई। जब आप इन तीनों को मिलाएंगे, त्रिभुज की तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज 4 बराबर हिस्सों में बंटता है। कोई भी त्रिभुज है ना, अगर आपने उसकी तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाया तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बंटता है। तो अगर पहले हम देखें कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू, किसी को बेस किसी को भी हाइट मान लो, 12 पंजे 60, 60 का आधा कितना आ गया? 30। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है। लेकिन मुझे क्या कहा है कि मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज क्या होगा? तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बटेगा। त्रिभुज 4 भागों में बटेगा तो मैं इसमें 4 का भाग दे दूंगा। तो अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है तो प्रत्येक जो 4 छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे, 4 टुकड़े होंगे, उनका क्षेत्रफल क्या होगा? 7.5, 7.5, 7.5। क्लियर हुआ क्या? जब आप त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बटेगा। तो आप पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 निकाल दीजिए, 4 का भाग दे दीजिए, यू विल गेट सिंगल पीस। एक एक छोटे छोटे टुकड़े की वैल्यू पता चल जाएगी। चलें आगे, पढ़ें सवाल को। 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया जाता है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 है। तीनों त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? सवाल इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत इजी क्वेश्चन, बस समझ आना चाहिए। समझ आए तो आसान, नहीं समझ में आए तो बहुत कठिन है। पढ़ लो। हम्म आपको समरूपता का कोई नियम याद है? सिमिलैरिटी, समरूपता, है ना। क्या होता है कि जब कोई त्रिभुज है, हम जब उसको काटते हैं, इस प्रकार से हमने कट लगाया, तो त्रिभुज दोनों, एक छोटा त्रिभुज बना, एक बड़ा त्रिभुज ऑलरेडी था। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप माने जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर माने जाएंगे, है ना। उसको हम प्रूव भी करते हैं ज्योमेट्री में कि ये सिमिलर क्यों होते हैं, समरूप क्यों होते हैं। सो बोथ स्मॉल ट्राइंगल एंड बिग वन ट्राइंगल, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे, है ना। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? भुजा का वर्ग करते हैं। अगर भुजा का वर्ग कर दोगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। मैं आपको बहुत आसान भाषा में सारी बात समझाता हूं। इन्होंने ये कहा है
कि आप त्रिभुज में 3 कट्स लगाइए। इस प्रकार से त्रिभुज में 3 कट्स लगाइए, लेकिन याद रहे कि आप जो इस प्रकार से कट लगाएंगे ये 1 और 4 के अनुपात में बंटना चाहिए। 1 और 4 के अनुपात में बंटना चाहिए मतलब कि अगर मान लो पूरी भुजा की लंबाई 4 है, एज्यूमिंग दैट लेंथ ऑफ ट्राइंगल इज 4, पूरी भुजा की लंबाई 4 है, तो ये कट इसे एक हिस्से में बांटना चाहिए। अगर पूरी भुजा 4 है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1। तो सारे कट से इसे लगाओ कि 1/4 हिस्सा कटना चाहिए, यही बोला गया है। पढ़ो ध्यान से। 3 त्रिभुजों के एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में इस तरह बनाया गया कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की 1/4 है। ठीक है, अगर ये 1 है तो बचा हिस्सा 3 है, अगर ये 1 है तो बचा हिस्सा 3 है, अगर ये 1 है तो इधर बचा हिस्सा 3 है। तो आप ऐसे समझें कि एक त्रिभुज ये बना, 1 2 3, ये 3 त्रिभुज निकले और एक बड़ा वाला त्रिभुज तो आपके पास था ही, है ना। अगर इसकी भुजा 4 है, अगर इसकी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 4 है तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या होगी? 1 होगी। अगर ये 1 है तो ये क्या होगी? 4 होगी। और अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो मुझे इनके क्षेत्रफल का अनुपात पता चल जाएगा। बहुत आसान है, बस आंसर आने ही वाला है, लॉजिक समझना। ठीक है, अगर मैं इनका वर्ग कर दूं तो मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अगर एक त्रिभुज का, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, जबकि पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 16 है। अब समझना, इन्होंने क्या बोला है? 3 छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का शेष हिस्सा। एक छोटा त्रिभुज अगर 1 है तो तीनों त्रिभुज कितने होंगे? तीनों त्रिभुज 3 होंगे। पूरा बड़ा त्रिभुज 16 है, 16 में से 3 गया तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 13। तो आपका आंसर आएगा कि 3 छोटे छोटे त्रिभुज अगर 3 है तो 16 में से 3 गया, बचा हिस्सा 13 होगा। तो सब 3 13 हो गया। क्या हो गया? 3 13 हो गया। बताइए, समझे कि नहीं समझे? ठीक है ज्योति जी, मिल जाएगी आपको किताब, है ना, डोंट वरी। अरे समझ में आया। पूरा त्रिभुज अगर 16 है, 1 2 3, इसमें से 3 हिस्से गए तो जो शेष है वो क्या बचा? 13। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 13 और 3, 3 13, है ना। अपनी आम भाषा में बोलते हैं ना, 3 13 हो गया। आप में से अधिकतर लोग 3 16 लगा रहे होंगे, है ना। यही खेल होता है पढ़ने का, पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही निपटोगे। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखो क्या होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है हम आपको यह बताते हैं। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो हो लेकिन उसका लंब और आधार बराबर हो। कर्ण तो किसी से बराबर हो ही नहीं सकता, कर्ण हमेशा अलग ही रहेगा। ऐसा त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका लंब और आधार दोनों बराबर हो, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो, लेकिन कर्ण कभी बराबर हो ही नहीं सकता। तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज में बराबर हो नहीं सकती, तीनों बराबर हो गई तो वो समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज में वो पॉसिबिलिटी है नहीं। आया इतना समझ में? ठीक है, तो अब मेरी बात समझना। आपसे कहा है कि कर्ण 8 है। कर्ण क्या है भैया? 8 है। इनको कुछ भी नाम दे दो, इसको x नाम दे दो तो ये भी क्या होगा? x होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग, सॉरी, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर हो गया। 8 का वर्ग क्या हो गया? 64। x का वर्ग हो गया आपका 32, 64 का आधा 32,
32 अपने आप में क्या है? 32 अपने आप में है 16 दूनी 32। यहां से अगर आपके पास वर्ग घटा तो वर्गमूल लगेगा, तो 16 का 4 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, यानी हर भुजा कितने की हो जाएगी? हर भुजा 4√2 हो जाएगी। ठीक है, इसका लंब और आधार दोनों कितना हो जाएगा? 4√2। तो इसका क्षेत्रफल पता लगाओ, तो ये आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दोनों सेम है, तो आप यहां क्या करेंगे? 4√2 और 4√2। ठीक है भाई, सॉल्व कर लो। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 16। √2 हो जाएंगे 2 और नीचे भी 2, 2 से 2 गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंततः क्या बचेगा? 16। एनटीपीसी स्टेज 1 यानी सीबीटी 1 का आया हुआ प्रश्न आपके सामने था। आया सभी को समझ में? पूरा खेल केवल फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, ये जो एडवांस मैथ्स वाला जो है ना, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये सब चैप्टर्स में केवल फॉर्मूलेस का खेल है। अरिथमेटिक में आपको पता है अपन फॉर्मूले को देखते तक नहीं, क्योंकि वहां लॉजिक्स हैं। एडवांस में कंसेप्ट्स, थ्योरम्स और फॉर्मूले हैं, याद है। और इसका मतलब ये नहीं कि एडवांस मैथ्स कठिन है, बस वो कंसेप्ट्स, थ्योरम्स और फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद है तो प्रश्न आसान है, नहीं याद है तो एडवांस मैथ्स कठिन है। और अरिथमेटिक में वैसे भी थोड़ा बहुत करके कहीं ना कहीं तुक्का लग जाता है या लॉजिक्स लग जाते हैं। एडवांस में लॉजिक सेकेंडरी है, कंसेप्ट्स, फॉर्मूला प्राइमरी है। वो याद है तो आप आगे जाके भले कुछ तुक्का मार सकते हो। इसलिए ध्यान रखें कि यहां पे आपका काम बिना कंसेप्ट्स, बिना फॉर्मूले के नहीं चलेगा। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? 16 ही तो आंसर आएगा। 4 और 4 का गुणा करोगे 16, √2 और √2 हो जाएगा 2, 2 से 2 डिवाइड होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, हम्म। अच्छा अंशुल, मैथ्स रीजनिंग की दोनों की किताब मिल गई आपको? वेरी गुड। चलिए, आज मैं आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा। कुछ मुझे वैसे तो काम 8 बजे ही था, पर मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा पढ़ा के और मैं जल्दी निकल जाऊंगा, तो मैं अब आपसे विदा लूंगा, है ना। थोड़ा सा कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है अभी। तो आप ये वाला सवाल आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। और कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं इसकी पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। और आज अंतिम दिन है, अगर आपको रेलवे की तैयारी करनी है, बहुत कम फीस का आखिरी मौका है, सब कुछ आपको मैं बता ही चुका हूं। साथ में अगर आपको मेरा मैथ्स का भी कोर्स चाहिए तो 999 मिल जाएगा। केवल मैथ्स का कोर्स चाहिए 599 में। और संडे आपके लिए मैंने एक सेशन रखा है, ये जरूर अटेंड करना। 2024 में आने वाली सारी भर्तियां प्रॉपर जो होंगी ही होंगी, आएंगी ही, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संडे 3 मार्च रात 8 बजे लाइव आऊंगा मैं, आप इस सेशन को अटेंड करना। और रेलवे की तैयारी अगर आपको ऑफलाइन करनी है इंदौर आके, तो आप विनर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और महिला पर्यवेक्षक का भी नया बैच है, 6 मार्च से ये चालू हो रहा है। आपको एक चीज जल्दी से बता देता हूं, कोर्स कैसे खरीदना है। विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आप गए और यहां जाने के बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में। फिर आपको रेलवे का लेना है, एसएससी का लेना है, फाउंडेशन लेना है, जो भी लेना है ना, व्यापम का लेना है। और यहां ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करके ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप और एसएमएस पर एक लिंक आएगी, उस पर पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स एक्टिवेट होगा। किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, किसी और से भी करवा सकते हो। और माय कोर्सेस पे जब आप जाएंगे तो आपको अपना कोर्स दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और ये हमारी सारी किताबें हैं, विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन से आप किताबों को ऑर्डर कर सकते हो। ओके भाई, चलिए कल वापस मिलते हैं। और अगर आप रेलवे बैच में हैं तो फिर सुबह एप्लीकेशन पे आपसे मुलाकात होगी ही। और मैं एप्लीकेशन पर एक टॉक सेशन भी कर रहा हूं सारे स्टूडेंट्स का। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे की कोशिश करते हैं कि एक टॉक सेशन आपका हो जाए, तो शनिवार को हम वो भी करने वाले हैं, है ना। और एप्लीकेशन पे हम मिलते ही रहते हैं, गाइडेंस हो, मोटिवेशन हो, स्ट्रेटेजी हो, रणनीति, स्टडी प्लान, ये सब चीजें चलती ही रहती हैं अपनी चर्चा में, तो वो भी आपको सब मिलता रहेगा, है ना। तो कल मिलते हैं, कल क्या पढ़ना है मुझे कमेंट करके आप बताना।
ओके, थैंक यू, बाय बाय, राम राम, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।